एक 26-27 साल का लड़का जो बरमूडा पहन के घूमता है सड़कों पे, एक कैजुअल सा शर्ट, घुंघराले से बाल। स्वाभाविक सी बात है, जब आप इस तरह के दृश्य को इमेजिन करते हैं तो आपको लगेगा कि यार एक नॉर्मल सा सीधा साधा पढ़ा लिखा बंदा होगा, अभी अभी इसकी जॉब लगी होगी। लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वो इंसान है जो फॉर्च्यून मैगजीन के कवर पेज पे आ चुका है, फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट वाली जो मैगजीन आती है उसके कवर पे आ चुका है। इतना ही नहीं, हर जगह सुर्खियां बटोर चुका है बिकॉज $100 मिलियन तक का ये पॉलिटिकल डोनेशन इस उम्र में कर चुका है। $100 मिलियन, जी हाँ। $40 मिलियन का इसका एक पेंट हाउस है, इसके एक आलीशान जेट है, साथ में गाड़ी ये बहुत बड़ी नहीं चलाता, लेकिन हाँ इसकी लाइफस्टाइल ठीक ठाक है। लेकिन पब्लिक के सामने इमेज ऐसी बनी है कि कितना सीधा साधा इंसान है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, गरीब फकीर टाइप का इंसान है और सारी चीज़ें ये दुनिया के लिए कर रहा है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड की टॉप 25 वीसी फंड्स, वीसी जिनको नहीं पता, वेंचर कैपिटलिस्ट जो स्टार्टअप्स को पैसा देती हैं उनको वीसीज कहते हैं। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी 25 हेज फंड्स और वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स होते हैं, और कंटेक्स्ट के लिए बता दूं कि ये वीसी फंड्स जो होती हैं जो दुनिया के टॉप हैं, इसके सारे मैनेजमेंट में लोग ऐसे रहते हैं जो स्टैनफोर्ड के पास आउट हैं, जो हार्वर्ड के पास आउट है, ऑक्सफोर्ड के पास आउट है, टॉप आईआईटीएंस हैं, टॉप आईएम के ग्रेजुएट्स हैं। ये सारे कोर टीम को फॉर्म करते हैं। एकमात्र ऐसी कंपनी थी इस बंदे की जिसपे दुनिया के 25 वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स ने पैसा डला रखा था। पूरी दुनिया की नजर इस बंदे पे थी कि भाई पॉलिटिकल कनेक्ट से, सेलिब्रिटी के साथ कनेक्ट से, काम इतना तगड़ा कर रहा है, डाउन टू अर्थ है, दुनिया को ऊपर लेके जाएगा, पूरे एक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करेगा। अगला वॉरेन बफेट है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, अगला वॉरेन बफेट है। लेकिन आज उसके ऊपर 125 साल की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, 125 ईयर्स की जेल की सजा। आप बोलोगे अभिषेक भाई ये कैसा प्रैक्टिकल होगा, 125 साल तक थोड़ी जगह अमृत थोड़ी पिया हुआ है उसने। पर आप जस्ट इमेजिन करो कि उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, उसने कितना बड़ा डैमेज किया होगा इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस कि उसको इतनी बड़ी सजा सुनाई गई। माना जाता है बर्नी मैडॉफ के बाद ये सबसे बड़ा स्कैम था इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे सैम और FTX की कहानी। डोंट वरी, अपने तरीके से, सिंपल तरीके से आपको पूरे इस केस स्टडी के थ्रू में लेके जाऊंगा। समय चल रहा है, कोर्ट में हियरिंग चल रहा है, कैरोलाइन नाम की एक लड़की खड़ी हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है जज के सामने। वहां पर कैरोलाइन अचानक से ये कन्फेस करती है कि बॉस, ये एकदम सही बात है कि कस्टमर्स को लूटा गया है हमारी कंपनी में, और ये कहा गया था बिकॉज सैम ने ये करने बोला है। सैम एक काफी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है यहाँ पर। इनके पिताजी प्रोफेसर ऑफ लीगल एथिक्स एट स्टैनफोर्ड लॉ यूनिवर्सिटी हैं। जी हाँ, स्टैनफोर्ड लॉ में जो खुद एथिक्स और लीगल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, उनका बेटा खुद कारनामे करके बैठ चुका है। और उसके पिताजी, जब ये फैसला सुनाया जा रहा है कि सामने वाली पार्टी को 115 साल तक का मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होगा, तो वो सर पे हाथ रख के बैठे हैं कि ये क्या हो गया। उनकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये 1992 में बॉर्न हुआ बंदा ऐसे कारनामे कैसे कर चुका है। ये वो बंदा जिसपे इतने ज्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स पैसा लगा चुके हैं, जिसपे पूरी दुनिया नजरें गाड़ के बैठ चुकी है, वो कैसे गलत हो सकता है। ये वो बंदा है जिसने अपने हेज फंड में अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया था कि 15% का एनुअलाइज CAGR आप सभी को मिलेगा, और साथ में डाउनसाइड है ही नहीं। यहीं पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए था। देखिए, ग्रीड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, अच्छे को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाती है। उस बंदे के इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए था कि भैया आज तक दुनिया में कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है कि आप हर साल 15% का रिटर्न बनाओ। 15% चलो बना तो सकते हो, लेकिन विदाउट एनी डाउनसाइड ऐसा आज तक नहीं बना है। और ये थी उसी बंदे की कहानी। इस बंदे की पूरी क्रेडिबिलिटी इसके केवल माता पिता ने नहीं बनाई थी बिकॉज ऑफ देयर क्रेडेंशियल्स, बट साथ में बाहर के इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भी बनाई थी। आप लोगों ने वो सीरीज देखी है ना, शार्क टैंक, सोनी पे आता है, आप लोगों ने अक्सर एंजॉय किया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, शार्क टैंक का जो कंसेप्ट है, जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ आवर प्रोग्राम्स जो पॉपुलर होते हैं, बाहर से चुराया गया है, मतलब बाहर से लिया गया है। तो जो शार्क टैंक जिन लोगों ने बाहर का देखा होगा कमेंट्स में जरूर बताना। उसमें एक बंदा बैठता है केविन ओलियरी करके। केविन ओलियरी वहाँ का कहते हैं अश्नीर ग्रोवर था, मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से कहता है। वो बंदा खुद $15 मिलियन लेके इस कंपनी का जो सैम चलाता था उसका स्पोक्स पर्सन बना था। तो भैया आप शार्क टैंक पे बैठ के इतने अच्छे तरीके से जज करते हो, इतनी सारी खामियां निकालते हो, और यहाँ पर आप खुद ही नहीं निकाल पा रहे थे। इनफैक्ट सैम एक वो बंदा था जो खुद DCCPA नाम का एक बिल निकालना चाहता था, जिसके थ्रू वो चाहता था कि क्रिप्टोज में भी रेगुलेशन आए। एक्चुअली ये कुछ और तरीका नहीं था, इसको एक लीगल मोनोपोली बनानी थी। और ये जो बंदा था जिसको बफेट सर के साथ कंपेयर किया जा रहा था, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ कि आखिर ये सैम था कौन।
तो देखिए 2008 का समय है, लेमन ब्रदर का क्राइसिस हो चुका है, जो कि हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर किया। अभिषेक कर लेमन ब्रदर 2008 क्राइसिस, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो लेमन ब्रदर का क्राइसिस में क्या हो गया था कि पूरा मार्केट हताश निराश था, हर चीज गिर चुकी थी, बहुत लोगों को नुकसान हो चुका था और एक आक्रोश चल रहा था लोगों के अंदर, एक एंगर था काफी सारे। हम इंडिया में भी ये चीज देखते हैं कि गवर्नमेंट को लेके, सेंट्रल अथॉरिटीज को लेके कि भैया हमसे टैक्स के पैसे लिए जाते, ये सारी चीजें की जाती है लेकिन समय पे कंट्रोल नहीं किया जाता। 2008 में इल्जाम ये लग रहे थे कि यार गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के हाथ में था कि कारनामा इतना बड़ा हो जाए, उससे पहले इस चीज को कंट्रोल कर सकते थे, फुल स्टॉप लगा सकते थे, लेकिन उन्हें क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कैंपेन अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पूरी तरीके से सेंट्रल कंट्रोल चले जाना चाहिए। और इसलिए बिटकॉइन का तब बर्थ हुआ था। बिटकॉइन, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो का मतलब था क्रिप्टिक, विच विल बी सीक्रेट एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था एंटी गवर्नमेंट टाइप का कि भैया हमको अब सेंट्रलाइज नहीं चाहिए, हम तुम्हारे पैसे यूज नहीं करना है, हमको ये नहीं करना है। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा हुआ था और इसी पे नजर थामे बैठा हुआ था सैम बैंकमैन फ्राइड नामक ये व्यक्ति सिलिकॉन वैली में पैदा हुआ था, जिसके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड थे, जैसा कि मैंने बताया स्टैनफोर्ड लॉ यूनिवर्सिटी में टीचर थे। और ये बंदा बैठे बैठे यंग एज में नजर दे रहा है 2008 में कि भैया ये क्या माजरा चल रहा है। ये खुद काफी अच्छे तरीके से एजुकेटेड हुआ, इसको प्रीमियर एजुकेशन दिलाया गया। स्वाभाविक सी बात है, जब आपके घर वाले इतने ज्यादा एजुकेटेड है तो आपको भी दिया जाएगा, अच्छे से पढ़ा लिखा के इसको भेजा गया कि जाओ बेटा नाम रोशन करो। और ये बंदा फिर जेन स्ट्रीट क्वांट फर्म एक थी, वहां पर जाके क्वांट्स में काम करता है। इसको फाइनेंस में काफी ज्यादा दिलचस्पी रहती है और वहां पर जाके वो काफी ज्यादा इस चीज पे काम करता है। और अचानक से एक उसको खुद का अपना एक एट्रीब्यूट समझ में आता है कि भैया अपन से स्लो काम नहीं होता है, कंपाउंडिंग अपन वेट नहीं कर सकते इतने सालों तक, अपन को क्विक रिजल्ट्स चाहिए, जैसे कि काफी सारे ट्रेडर्स को चाहिए रहता है। हाँ, काफी सारे लोगों को लगता है कि भैया ट्रेडर्स को जल्दी रिजल्ट चाहिए तो वो जल्दी फेम या जल्दी पैसा नहीं कमा सकते। एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल वीडियो मैंने सोच के रखी है कि एक्चुअल में ट्रेडर्स की लाइफस्टाइल कैसे होती है। अगर आपको वो वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट्स में ट्रेडर्स लिखेगा, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतने जल्दी इसको लेके उतने जल्दी ये वीडियो लेके आऊंगा। एंड बाय द वे, अगर आपको खुद एक बहुत ज्यादा लैविश लाइफस्टाइल चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि भैया जो लाइक कर देते हैं ना उनके कुछ साल बाद मस्त लैविश लाइफस्टाइल हो जाती है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो लाइक कर देना। तो वापस आते हैं सैम भाई के काम पे। तो सैम भाई पूरी तरीके से देख रहे हैं इस मामले को, फिर उनकी नजर पड़ती है क्रिप्टो और बिटकॉइन पे। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो 2017 में 2017 में ये जेन स्ट्रीट को छोड़ देते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं खुद की कंपनी एलिमेंडा रिसर्च। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जिस बंदे के क्रेडेंशियल्स इतने अच्छे हैं, जिसके पापा मम्मी का नेटवर्क इतना अच्छा है, तो उसको स्टार्टअप के लिए फंडिंग उठाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसने बर्कली में अपने इस रिसर्च को सेटअप किया और क्रिप्टो पे वर्क किया। इसका काम क्या था? इसका काम था, ये क्रिप्टो का हेज फंड था। क्रिप्टो का हेज फंड इन द सेंस, बड़े बड़े निवेशक आएंगे, आपको पैसा देंगे, ये लोग क्रिप्टोज में ट्रेडिंग करेंगे और परसेंटेज रिटर्न बना के देंगे। और इन्होंने स्टार्टिंग से कहा कि हमने बैक टेस्ट करके और ऐसी खतरनाक वाली स्ट्रैटेजी बनाई है कि 15% का रिटर्न मिलेगा विदाउट एनी ड्रॉडाउन्स। उसके सर्कल में काफी इंटेलिजेंट लोग थे। सैम की टीम में स्टैनफोर्ड के लोग थे, MIT के लोग थे, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, मैथ्स की प्रोडिजी थे। तो कभी ना कभी ऑब्वियसली सारे स्टार्टअप्स यहाँ पर निवेश करना चाहते थे। तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने इस चीज को इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन सैम को एक चीज रियलाइज हुई कि क्रिप्टो में पूरी दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ उछल पुथल चलती रहती है और बहुत ज्यादा रेगुलेटेड हो रहा था। और इसलिए उसने सोचा कि यार अपन ना हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं। और वहां पर उसको एक तगड़ा आइडिया सुना। उसने क्या किया, उसने देखा कि अमेरिका के क्रिप्टोज थोड़े सस्ते हो रहे हैं और हांगकांग के थोड़े महंगे हो रहे हैं, तो वो आर्बिट्राज जैसी चीजें करने लग गया। बेसिकली अमेरिका से चीजें उठा के हांगकांग में बेचना, अमेरिका में उठाना हांगकांग में बेचना। आप लोग सोच रहे हो कि हांगकांग क्यों? बिकॉज हांगकांग एक ऐसी जगह थी उस समय पे क्रिप्टोज के लिए जहां पर ज्यादा रेगुलेशंस नहीं थोपे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सैम भाई काफी ज्यादा कंफर्टेबल थे कि ओके आई कैन इजीली प्ले अप दिस गेम। तो वो पहले एलिमेंडा जो हेज फंड उसने लगाया, एलिमेंडा हेज फंड, तो वहां पर ये सारी चीज काम करने शुरू करी। धीरे धीरे काम बढ़िया चल रहा था, ग्रोथ हो रही थी, नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे। लेकिन फिर सैम के दिमाग में एक और आइडिया कि भैया ये भी बड़ा स्लो है, मतलब हम यहाँ पर क्या कमीशन ही खा रहे हैं एक तरीके से। 1000 रुपए की चीज इधर है, वही 1000 रुपए की चीज 1010 रुपए में उधर मिल रही है, तो मैं 1000 की चीज वही सेम चीज लेके उधर बेच रहा हूँ, 1010 में उधर से बेच के इधर खरीद रहा हूँ, वो 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें मजा नहीं आ रहा। हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मजा आ जाए, दिल गार्डन हो जाए और तबाही मचा दे। और वहीं पर सैम के दिमाग में एक और आइडिया आता है।
तो सैम अपने वेंचर कैपिटलिस्ट को इस समय पे एक नया आइडिया पिच करने लगता है। वो कहता है कि देखो ये एलमंडा हेज फंड तो बढ़िया है, वो चल रहा है, हमारा हेज फंड हम बड़ा करेंगे, लेकिन साथ में हम एक प्लेटफॉर्म खोलते हैं जहां पर बायर सेलर साथ में आएंगे और वो वहां पे ट्रेड करेंगे क्रिप्टोज में, और इस प्लेटफॉर्म का नाम होगा FTX। और FTX को हम सेट करेंगे आउटसाइड एलमेंडा, मतलब आउटसाइड दिस कंट्री, बिकॉज यहां पर काफी ज्यादा रेगुलेशन है। तो कहां पर सेट किया जाए? बहामास, बिकॉज बहामास ओपन आर्म्स की तरह सारे इनोवेटिव लोगों को, क्रिप्टो वालों को वेलकम कर रहा था कि आ जाओ आ जाओ। बाय द वे बहामास वही जगह है जहां पर नासा का ऑफिस है। तो कुछ VCs तो समझदार थे, जैसे कि जब एलमेंडा के कंसेप्ट के साथ ये समझाने की कोशिश कर रहा था, तो ये पैसा उठा रहे थे एलमेंडा के नाम पे, लेकिन वो लगा रहे थे FTX पे, जिसपे कुछ समझदार VCs को कंफ्यूजन था कि बॉस एक बात बताओ, तुम्हारे टीम में कितने बंदे हैं? तो सैम बोलता है मेरी टीम में 20 बंदे हैं। बोला इस समय पे क्रिप्टो का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है उसमें 100 बंदे काम करते हैं, तुम 20 बंदों से क्रिप्टो भी मैनेज कर लोगे और हेज फंड भी मैनेज कर लोगे, कैसे? और सैम घुमाने की कोशिश करता था। तो कुछ समझदार VCs वहां पर बच गए थे, लेकिन बड़े बड़े VCs काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी थे, तो वो उस पर इन्वेस्ट करना चाहते थे और करते थे। आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों? पहला क्रेडेंशियल्स, दूसरा पापा के नेटवर्क के चक्कर में इसको काफ़ी सारे लोग जानने लग गए थे, तीसरा काफ़ी टैलेंटेड था, क्रेडेंशियल्स अच्छे थे, इसके हेज फंड में रिटर्न्स अच्छे मिल रहे थे, तो वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि वो देखिए वो क्रिप्टो का पीक था। अगर आप 2017-2018 की बात करो, 18-19, तो वहाँ पर आप क्रिप्टोज में काफ़ी मैन्युपुलेशन, काफ़ी ऊपर नीचे चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इस बंदे का व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा आ रहा था। दूसरी चीज़ है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सिलिकॉन वैली में VCs को ज़रूरी नहीं है कि वो जब आप पे इन्वेस्ट करें तो आप सूटेड बूटेड बंदा हो। इनफैक्ट VCs को लगता है कि अगर बंदा कैजुअल्स में है, उसके पास नॉर्मल शॉर्ट्स में घूम रहा है, तो उनको ना स्टीव जॉब्स की याद आती है, तो उनको लगता है कि यार बंदा कितना इनोसेंट है और डेडिकेटेड है। तो ये चीज़ देख के लोगों को लगता था VCs को कि यार ये बंदा अपने काम में कितना लगा, और ये बंदा इतने अच्छे से समझाता था कि VC लोग इंप्रेस हो जाते थे। तो धनाधन अब क्या होता है कि इसको ऐसा मान के चल लो कि अगर आपके क्लास में आपको 2 टीचर्स फेवर करने लग जाती हैं, आपके क्लासरूम में 2 टीचर्स फेवर कर रही हैं, वो पीछे जाके अब 2 टीचर जब 5 टीचर के बीच में डिस्कस करेंगे कि यार अभिषेक तो कितना अच्छा बच्चा है, तो कहीं ना कहीं वो बाकी 3 टीचर्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, 5 टीचर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, जब 1-2 VCs अच्छे खुशी खुशी डाल रहे थे और अच्छी वर्ड्स स्प्रेड कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है उनका पैसा लगा तो अच्छी चीज़ें ही स्प्रेड करेंगे, तो कहीं ना कहीं बाकी VCs भी यहाँ पर आ जा रहे थे। देखिए इनका ना सैम के साथ फायदा ये था कि जब इसने एक्सचेंज सेट किया तो वो टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, उस टाइम पे बुल मार्केट था। हमेशा याद रखिए किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की शुरुआत एट द स्टार्ट ऑफ बुल मार्केट होती है और उसका खुलासा होता है एट द एंड ऑफ बुल मार्केट, और यही चीज थी। इनफैक्ट FTX के लॉन्च के साथ साथ इतना तगड़े तरीके से ग्रोथ हो रहा था कि जनवरी 2022 की अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड बात करूं तो FTX की वैल्यू $32 बिलियन हो गई थी, और वो उसके लास्ट 6 मंथ्स में 77% से बढ़ चुकी थी। मतलब आप समझ रहे हो कि केवल 3 साल में एक कंपनी 32 बिलियन, 3 से 4 साल में $32 बिलियन की बन जा रही है। आप लोग बोलोगे कैसे? देखिए 2020 को याद कीजिए, 2020 का समय है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप लोग घर के अंदर बंद पड़े हुए हैं, 2 ही काम बचा हुआ है, एक तो घर वालों की गालियां सुनो और दूसरा है स्कैम 1992 सीरीज देखो। लेकिन माइंड में आपके दिमाग में आता है कि किसी तरह मैं थोड़े पैसे कमा लूं, तो जाके आप यूट्यूब करते हैं, जाके दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, और तभी आपको समझ में आता है क्रिप्टो। जी हाँ, क्रिप्टो बहुत बड़ा बन रहा है। उस समय पे जितने पोकर प्लेयर्स थे जो फिजिकली जाके पोकर टूर्नामेंट्स खेलते थे, अचानक से बिकॉज पोकर टूर्नामेंट्स बंद हो गए थे तो उनके पास भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, वो आ गए क्रिप्टोज में। वो ट्वीट करते थे, वो इंस्टाग्राम पे डालते थे कि देखो हम क्रिप्टोज में डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रेज बन रहा था। हर बंदा ये सोचता था कि मैं एडिशनल इनकम कैसा बनाऊं, वो भी आ गया क्रिप्टो पे। स्टूडेंट सोचते थे कि यार हमारे पास थोड़े से ही पैसे हैं, घर पे ही बैठे हैं, इंटरनेट पे हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो भी हम करते तो है नहीं, जूम पे बस लॉग इन करके छोड़ देते, तो हम कैसे करें। तो इसी के चक्कर में काफी सारे लोग क्रिप्टो मार्केट में आ रहे थे, और FTX का राइज इसलिए हो रहा था। और FTX जैसे मैंने बताया हांगकांग में सेट था, तो काफी इलीगल चीजें करना इसके लिए आसान था। लेकिन आप सोच रहे हो गलत कहाँ हुआ, ये बंदा बढ़िया अपना प्लेटफॉर्म भी बना दिया, सब कुछ कर लिया, मंक जैसा इसने अपना इमेज बना के रखा हुआ था, एंड आप बिलीव नहीं करोगे इसका उठना बैठना किसके साथ था। प्राइवेट जेट्स और लैम्बो तो छोड़ो, इसके साथ बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जस्टिन बीबर, टाइगर वुड्स, कैटी पेरी, इस तरह के लोग इसके फ्रीक्वेंट हाउस पार्टीज में आते थे। इसी के साथ जो कैरोलाइन, जो मैंने स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया, जो कोर्ट में अभी वो बता रही है, वो आपको जान के हैरानी होगी कि वो इनकी गर्लफ्रेंड थी। बार बार इनका ब्रेकअप पैचअप होता रहता था, लेकिन कैरोलाइन भी इनको मिल गई। वो इनकी टीम की मेंबर थी, मैथ्स विजार्ड थी, तो उसको लेके आए थे। तो FTX ने ना एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाई। आप लोग सोचोगे FTX बढ़ा कैसे, तो उसका एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, जो दिखता है वो बिकता है। जितना ज़्यादा आप लोगों के सामने आओगे उतना ज़्यादा लोग आपको पहचानेंगे, और इसलिए FTX अपने
जो इन्वेस्टर्स का पैसा था वो स्पॉन्सरशिप में खर्च करने लग गए। स्पॉन्सरशिप इन बेसबॉल, बाहर विदेश में बहुत चलता है, बास्केटबॉल, सॉकर, जितने बड़े सेलिब्रिटीज, फॉर्मूला 1, आप कहीं पर भी देख लो, एक समय में हर जगह एडवर्टीजमेंट्स आपको FTX के ही मिलते थे। इनफैक्ट इनके एड्स भी बड़े क्रिएटिव थे। किस प्रकार से, जैसे कोई बड़े सेलिब्रिटी गोल्फर को ले आएंगे, वो एड में आएगा और वो बोलेगा अच्छा मैं बड़ा परेशान हूँ, अच्छा मेरे को क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो सामने से आएगा अच्छा क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, स्टिल पैसा बनाना है, FTX पे अकाउंट खोलो। तो बेसिकली सबकॉन्शियसली पिचिंग ऐसी हो रही थी कि आप अगर फाइनेंशियल विजार्ड नहीं भी हो, आपको फाइनेंस का F भी नहीं आता है। F के मतलब वैसे बहुत सारे होते हैं जो एट द एंड इसके इन्वेस्टर्स और काफी सारे लोगों के साथ हो गया। F मतलब फैसला हो गया, जो भी हो गया। तो यहीं पर FTX पूरा खेलता था कि भाई ब्रांडिंग पे पूरी ध्यान दी गई, अब पूरी तरीके से पैसा उठा रहे हैं। लेकिन पैसा मिलता कहाँ से था? पैसा मिलता था एक तो इनके PR के कारण, सेलिब्रिटीज के साथ लिंक के कारण, पॉलिटिशियंस के लिंक के कारण, बता रहा हूं मैं आपको। और इसी चक्कर में VC फंड्स इनको बहुत पैसा दे रहे थे। और एट द एंड FTT टोकन क्या है, थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। तो सैम ना धीरे धीरे बड़ा बनता जाता था, बड़ा बनता जाता। हर अखबार में इसकी फोटो, फोर्ब्स में फोटो, फॉर्च्यून में फोटो, PR पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हो रही, हर बंदा जानना चाहता है। सैम की अच्छी बात ये थी कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने के बावजूद ये रिपोर्टर से खुद आके बात करता था। तो रिपोर्टर अगर कोई सवाल पूछे तो यूजुअली बड़े लोगों के क्या बंदे होते कि नहीं सर आपसे बात नहीं करेंगे, ये सवाल नहीं पूछोगे। ये बंदा हर चीज़ का जवाब देने की कोशिश करता था और बहुत पूरी तरीके से ये दुनिया का वन ऑफ द यंगेस्ट रिचेस्ट इंसान बन गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ शायद लोगों को नोट करनी चाहिए, जितना ज़्यादा सैम न्यूज़ वालों के साथ आ रहा था, जितना ज़्यादा सैम सब अखबारों के सामने आ रहा था, आप लोगों ने कभी नोटिस करा है TCS के CEO बार बार इंटरव्यूज दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे नाच रहे हैं। HDFC के CEO का नाम भी आधे लोगों को नहीं पता होगा, मैं कमेंट्स में मैं गारंटी बता रहा हूँ, आप लोग गूगल करोगे। HUL का करंट CEO बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हम सबको एशियन पेंट्स का भी कौन CEO कमेंट्स में नहीं बता पाओगे, मेरे को पक्का पता है। अगर आपको ये जितनी कंपनी मैंने बोली उनके CEO पता है ना, तो कमेंट्स में बताना। तो कभी आपने देखिए इनके CEOs के आधे लोगों ने तो नाम ही नहीं सुने। अनटिल अनलेस यू आर हेवीली इंक्लाइंड टुवर्ड्स बिजनेस केस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, आधे लोगों ने नाम ही नहीं देखे, आधे लोगों ने इनके ज़्यादा मीडिया बाइट्स नहीं देखे। तो ये लोग अपने काम पे फोकस रहते हैं। वहीं पे सैम खतरनाक तरीके से PR कर रहा था, लेकिन मार्केट में इमेज ऐसे पोर्ट्रे हो रही थी कि क्या बंदा यार, ये तो टॉप क्लास बंदा है, मल्टीटास्किंग बंदा है। बिकॉज इंटरव्यू भी जब कर रहे हैं तो वो मोबाइल पे गेम भी खेल रहा है, एक मोबाइल से फ़ोन पे बात भी कर रहा है। तो सबको लगता था यार क्या बंदा है, मतलब इंटरव्यू भी दे रहा है, गेम भी खेल रहा है, फोन पे अपने डील्स भी कर रहा है, मल्टीटास्किंग बंदा है, अलग टैलेंटेड बंदा है। इसके चक्कर में इसकी इमेज बढ़ रही थी, और इसकी इमेज बढ़ रही थी एक कॉन्फ्रेंस के कारण। ये क्रिप्टो का सबसे बड़ा दुनिया का कॉन्फ्रेंस करता था, क्रिप्टो बहामास करके। और यहाँ के गेस्ट क्या थे आप जान के हैरान हो जाओगे, टोनी ब्लेयर, बिल क्लिंटन, जी हाँ, इस तरह के गेस्ट आते थे पैनल डिस्कशन में बैठ के, ये लोग यहाँ पर डिस्कस करते थे। एडवर्टाइजर्स पूरी तरीके से खतरनाक वाला प्रमोशन करते थे, स्टॉल्स लगते थे। तो कहीं ना कहीं सैम का इमेज बन रहा था कि भैया पॉलिटिशियंस भी है, PR भी है, सेलिब्रिटी भी है। इनफैक्ट इसने $40 मिलियन तक का तो पॉलिटिकल डोनेशन अपने 28-29 साल तक ही कर दिया था। और इसने 2022 में एक इंटरव्यू में ये तक घोषणा कर दी थी कि 2024 के इलेक्शन में मैं $1 बिलियन कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। इस तरह का स्टेटमेंट कोई देगा भैया तो मीडिया का नजर तो आना ही है ना वहीं पे कि और ये क्यों नजर आ रहा था, बिकॉज अचानक से लोगों का दिमाग हिल गया कि दिस इज 20 टाइम्स मोर देन हाईएस्ट पॉलिटिकल डोनेशंस हैवंट बीन डन एवर। आज तक इतना बड़ा डोनेशन, इट वॉज नेवर पॉसिबल फॉर एनीबडी टू डू दैट काइंड ऑफ डोनेशन। आज तक कभी इतना बड़ा डोनेशन नहीं किया, और सबका अटेंशन इसलिए आता था। तो आप देख रहे हो कितने प्यारे तरीके से सैम सबका अटेंशन कर रहा था। तो चलो पैसे तो आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन घपला कहाँ हुआ? तो बॉस घपले की शुरुआत हुई उंगली से। CZ नाम सुना है? नहीं सुना है? CZ इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द चाइनीज कैनेडियन एंटरप्रेन्योर। उस चाइनीज कैनेडियन एंटरप्रेन्योर का शॉर्ट फॉर्म है जो Binance नाम की एक प्लेटफॉर्म चलाता है। Binance तो आपने सुना ही होगा, एड्स देखे होंगे, हो सकता है आपका क्रिप्टो वॉलेट भी है जिसको आप खोलते नहीं हो, बिकॉज मेरा तो है भैया, उसमें नेगेटिव रिटर्न है तो मैं देखता नहीं हूँ उसको। तो वही है Binance। अब Binance में इसका अकाउंट है। Binance का CEO कहीं ना कहीं पब्लिकली तो कहता है कि भैया कंपटीशन तो अच्छी बात है, जितनी हो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन ही मन जिया जले जहाँ जले, नैनो तले नैनो तले।
बहुत ओरिजिनल लाइन थी, बट यही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो रही थी उस बंदे को। वो देख रहा था कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, इसको किस तरह से रोका जाए। और मोर ओवर सीजेड को ये पता लग गया था कि भैया सैम भैया पब्लिकली बहुत बार कान भरते थे लोगों के कि यार ये सीजेड वाला बंदा बाइनेंस वाला है ना, ये लोग बहुत मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बहुत उंगली करता रहता था, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा ये जो बंदा था सीजेड, ये मौके की तलाश में था कि भाई किसी तरह से मैं कुछ ये करूँ। और यहीं पर सैम भाई साहब अब अपना दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। वो बोलते हैं यार बिलियनर तो बन गए हैं, अब अपन को खेलना है 30-50 बिलियन डॉलर का गेम। लौंडा 26, 27, 28 साल का, और उसको गेम इतना बड़ा खेलना है, ठीक है। और वो इंट्रोड्यूस करता है FTT टोकन्स। अब ये FTT टोकन्स क्या बोल के इंट्रोड्यूस करता है? वो कहता है कि बॉस हमारी कंपनी जितना रेवेन्यू करती है वो इस FTT टोकन्स में डालेगी, तो लोग जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हो, आप भी इस चीज का भाग बनो, आप भी FTT टोकन्स में पैसा डालो, आप 10 रुपए डालो, हम 10 रुपए डालेंगे, साथ में आपका वैल्यू बढ़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही प्लेटफॉर्म पे ये रूल बना दिया कि भैया FTT टोकन्स का कमीशन कम होगा एज कंपेयर टू अदर टोकन्स। एक तरीके से समझो कि अगर आप हमारा शेयर खरीदोगे तो आपको सिर्फ 1 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा, तो किसी और का खरीदोगे हमारे प्लेटफॉर्म पे तो 10 रुपए का। तो कहीं ना कहीं लोगों को और इंटरेस्ट था कि यार ये बंदे का रेवेन्यू जब है तो ये अच्छी बात है, खुद एडवोकेट कर रहा है, इतना भला मानुस है, तो इसमें तो क्या ही प्रॉब्लम होगी। तो सब इस चीज पे ये करने लग गए। लेकिन और इनफैक्ट ये भी आपको मैं ऐड कर दूं कि 2 साल के अंदर ही बहामास में ये ऑफिशियली सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया, अनटिल अनलेस मार्केट में एक विलन आ जाए, और विलन होता है एक रिपोर्ट। कॉइनडेस्क एक रिपोर्ट निकालती है, कॉइनडेस्क एक अनदर कंपनी है जो रिपोर्ट निकालती है, और वो ये एलिगेशन लगाती है कि एलामेंडा जो हेज फंड है, FTX की तो बात भी नहीं कर रहे, उसके बैलेंस शीट में तो सिर्फ लाइबिलिटीज ही भरी पड़ी हैं, कैश के नाम पे तो इन्होंने एलामेंडा के बुक्स में केवल FTT टोकन्स दिखाए हैं, जिसके कारण मार्केट में थोड़ी कानाफूसी चल जाती है कि भाई ये क्या चल रहा है, ये कैसा हो गया। इसके साथ और एक बुरी खबर क्रिप्टो मार्केट के लिए आती है। टेरा लूना, याद है? लूना नाम का एक क्रिप्टो करेंसी था, रातों रात डूब गया था, वो गिर गया, कोलैप्स हो गया, जिसके चक्कर में क्रिप्टो मार्केट में $60 बिलियन का नुकसान हो गया और लिक्विडिटी क्रंच हो गया। तो जो क्रिप्टो के जो स्टार्टअप्स थे, ये जब टेरा लूना कोलैप्स हुआ तो इनको थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम हम लोगों ने भी जिन जिन क्रिप्टो कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है, वो लोग हमको तो, हम जब रिपोर्ट मांगते तो हमको दिखाते हैं कि हमारे बैंक के अकाउंट में इतना कैश है, कंपनी अकाउंट में इतना कैश है कि कल को अगर लिक्विडिटी इशू हुआ तो भी हम फेस कर लेंगे, लेकिन क्या पता उनके पास है कि नहीं है, क्योंकि हम जाके बैंक अकाउंट थोड़ी चेक करते हैं। तो सारे जो VC वाले थे उन लोगों ने एक प्लान बनाया सारे क्रिप्टो फर्म्स के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ FTX के लिए और एलामेंडा के लिए, उन्होंने एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, हम अपने सारे बंदों को बोलते हैं, हमने जिन जिन को इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कि हमने मान लो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे बुक्स में 50 करोड़ रुपए कैश है, तो वो 50 करोड़ हमको वापस ट्रांसफर करो, हम अगले दिन वापस तुमको दे देंगे। अब इससे क्या होगा कि इससे एक प्रूफ हो जाएगा कि अगर वो सही में 50 करोड़ हमारे अकाउंट में आ गए तो हाँ भाई है उनके पास, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहीं पे सैम के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई, बिकॉज सैम तो सारा पैसा FTT में लगा रहा था, एक्चुअल में कैश एलिमेंट तो था ही नहीं, सैलरीज वैलरीज अलग जा रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कहीं ना कहीं सैम टेंशन में आ जाता है कि अब यहाँ पर क्या किया जाए। तो सैम बड़े टेंशन में क्या किया जाए, और वो एक गलत अटेम्प्ट कर लेता है। एलामेंडा की बुक्स में सारे FTT थे, लेकिन कैश कस्टमर्स लोगों के अकाउंट में तो थे, कहाँ पे? जो लोग FTX पे ट्रेड कर रहे हैं। एक तरीके से समझो आप सबका ब्रोकरेज अकाउंट अगर है उसमें तो कैश है। तो भाई ने क्या किया, बोले सबको बाकी तो वर्चुअली दिखेगा ना FTT टोकन्स और FTT कैश, इतना ज़्यादा विड्रॉल अपन थोड़ा बहुत रोक देंगे, तब तक टेम्पररी, क्योंकि हमारे पास पैसा तो वापस आ जाएगा, वापस दिखा देंगे। तो भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने सारा जो कस्टमरों का पैसा था वो यहाँ से निकाल के डालना शुरू किया। टेक्निकली बड़ा वाला स्कैम यहीं पर हो गया। और इसी के बाद सैम को कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया था कि यार नींव डगमगा रही है, और तभी बाइनेंस आके ये घोषणा करता है कि बॉस हम 20% इन्वेस्ट करने को तैयार हैं विथ सैम। सैम ने कहीं ना कहीं इसको एक वेलकम मूव समझा, क्योंकि बाइनेंस एक बड़ा नाम था और उसको लगा कि अगर बाइनेंस से कॉन्फिडेंस दिखाएगा तो अब कोई बहुत नया रिपोर्टर आके कानाफूसी नहीं करेगा, तो ये चीज़ बढ़िया है, हम इसको कर लेते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, जब भी आप मर्जर और एक्विजिशन करते हो तो आपको कुछ एजेंसीज और रेगुलेटर्स को आपके नेटवर्थ, एसेट, आपके ITR एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं।
जिस पे सीजेड ने मना कर दिया, हाँ मैं नहीं देने वाला, मेरा सब कुछ प्राइवेट है, प्राइवेटली मैनेज है, मैं नहीं दूंगा। तो भैया सैम बोला भाई तू नहीं देगा तो कैसे हम ये मर्जर अनाउंस करेंगे? बोला मैं नहीं दे रहा हूँ, तुम देख लो अपने हिसाब से। तो बेसिकली सीजेड ना घुमा रहा था, उसको कोई इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं था, वो बस सैम को उलझा के रख रहा था और मीडिया को उलझा के रख रहा था। मीडिया में ये बात पहुंच गई थी कि ये 20% इन्वेस्ट करने वाला है। अब मीडिया में खबर आ गई, मैं नहीं कर रहा, जाओ जो करना है कर लो। कहीं ना कहीं सैम को भनक तो लग गई कि कहीं ये बंदा बदला तो नहीं ले रहा अपने कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए। पहले बोल रहा है कि 20% लूंगा, फिर बोल रहा है कि नहीं लूंगा, और क्रिप्टिक वे में ट्वीट करता था जिससे कि ऐसा लगे कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। प्रॉब्लम सब बहुत पूरी तरीके से बढ़ रही थी। ऑलरेडी FTT टोकन्स में है पैसे, ऊपर से ये भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ऊपर से अब दूसरा हंगामा हो जाता है। दूसरा हंगामा क्या होता है कि वो जो अपना सीजेड होता है वो एक ट्वीट कर देता है। ट्वीट करके क्या बोलता है कि बॉस मैंने थोड़ा बहुत सा स्टेक यहाँ पर उठा लिया था पहले, अब मैं उन सबको बेचने वाला हूँ। और बेचने वालों में वो सैम को कहता है कि भाई सैम मेरा तो पूरा पूरा बेच दे। तो सैम क्या करता है, 1.2 बिलियन डॉलर्स सैम को देने रहते हैं सीजेड को। तो सैम क्या करता है, 550 मिलियन डॉलर्स तो FTX टोकन के नाम पे दे देता है कि भैया तुम टोकन रख लो, और बाकी वो उसको कैश में कर देता है। तो सीजेड के पास कैश भी आ गया, थोड़े बहुत FTT टोकन भी आ गए, और अब अचानक से ये कहता है कि भाई ये कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। और बिकॉज क्रिप्टो मार्केट पूरी तरीके से गिर रहा है तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी क्राइसिस FTX में हो जाता है। FTX के जो कस्टमर्स है वो विड्रॉ करने की कोशिश करें, पर विड्रॉ करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बंदे ने तो सारा पैसा इधर उधर कर दिया हुआ है। इसने खुद ने FTT ले लिया है, कहीं से खुद सैलरी उठा के पेंट हाउस खरीद लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो फाइनेंशियल काफ़ी बड़ा ब्लैक होल हो चुका था यहाँ पे। और ऊपर से हमारे सीजेड भाई साहब ने ट्वीट कर दिया कि मैं सारा का सारा FTT बेच रहा हूँ, उसके चक्कर में और बड़ा क्रैश आ रहा है। और केवल 4 दिन में ट्वीट के बाद अचानक से सैम भाई बाहर आते हैं, 32 बिलियन डॉलर की कंपनी जो थी वो बैंकरप्सी घोषित करती है। और वो ब्लेम करती है बाइनेंस को कि भैया हमको बेवकूफ़ बनाया गया, हमको पहले बोला गया हम टेक ओवर करेंगे, फिर हम पे टेक ओवर नहीं किया, फिर हमारे कॉइन्स लिए ताकि हमारे बुक्स पे झांका जाए, फिर उसी को ऑफलोड कर दिया गया, और बहुत ज़्यादा पैनिक स्प्रेड किया। पूरी क्रिप्टो की दुनिया हिल चुकी थी, बिकॉज पूरी क्रिप्टो दुनिया इसको इंस्पिरेशन की तरह देखती थी। पूरी क्रिप्टो दुनिया, जो बंदा फोर्ब्स, फॉर्च्यून हर जगह आ गया, पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करती थी। अब यूजुअली अगर बैंकरप्सी घोषित हो गई है तो मोस्टली इंसान क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में अनिल अंबानी की अगर बात करें, बैंकरप्सी के बाद वो पूरी तरीके से मीडिया लाइमलाइट से जितना हो सके अवॉइड करके गायब हो गए। लेकिन सैम भाई साहब और उल्टा करते हैं, बैंकरप्सी घोषित करने के बाद वो मीडिया पे और ज्यादा आने लग जाते हैं। उनके लॉयर उनको रोकते हैं कि भाई साहब रुक जा, माहौल बहुत गर्मा गर्मी है, फर्जीपने हो चुके हैं, अब रुक जा। लेकिन भाई साहब ये मानने को तैयार नहीं है, ये धनाधन इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी को कुछ तो भी बोले जा रहे हैं, कुछ तो भी बोले जा रहे हैं, कुछ तो भी बोले जा रहे हैं, जो इन्हीं के अगेंस्ट बैकफायर हो रहा है। इस बार लोगों के अंदर आक्रोश हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। और अचानक से इन्वेस्टर्स को जब पता लगता है कि भाई हम लोगों का ही पैसा लेके FTT में लगाया गया और रातों रात वो पूरा पैसा गायब हो गया, हमारे तलवों पे ये अपना पेंट हाउस लेता था, जेट लेता था और दुनिया को दिखाता था मैं कितना सीधा हूं, तो भैया इसको तो सजा होनी चाहिए। और इसी के लिए वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, कमोडिटी फ्रॉड और बहुत सारे 8 ऐसे एलिगेशंस लगे क्रिमिनल चार्जेस के चक्कर में। $8 बिलियन जो मिसिंग हो गया, जिसको कि वर्स देन एनरॉन क्राइसिस कहा गया, इस चक्कर में इस बंदे को जेल हुई और सजा सुनाया गया। सैम आज तक कभी भी सूट वूट पहन के कोर्ट नहीं जाता था, लेकिन जिस दिन सजा सुनाई गई उस दिन कोर्ट पहन के गया। तो बेसिकली इसने कस्टमर्स के खुद के अकाउंट से पैसे निकाल के इलीगली डाले और सारे के सारे नुकसान कर दिए। वेल, अगर कॉइन डेस्क का वो रिपोर्ट नहीं आता जिसके कारण सीजेड ने बैलेंस शीट वापस देखी थी, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो ट्वीट नहीं आता कि मैं $2 बिलियन तक की चीज़ें डंप कर दूंगा, बहुत बड़ा झूठ चल रहा है, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन एट द एंड बड़े बड़े VCs लाइक सिकोया ने तो पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया इस कैपिटल को। राइट ऑफ मतलब उन्होंने कहा कि भैया हमने जितने भी $1 मिलियन इसमें डाले वो जीरो हो गया, हम पूरी तरीके से बुक से हटा रहे हैं, हमको इससे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के हजार, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ तक रुपए रातों रात गायब हो गए। कुछ लोगों ने बैंकरप्सी क्लेम करने की भी कोशिश करी, लेकिन US में बैंकरप्सी क्लेम का बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वहाँ पे बिडिंग होती है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक अमाउंट होते हो, आप बोलते हो कि यार मेरी
ये जो बैंक, ये मेरे जो क्रिप्टोज है या मेरा जो भी एसेट है ये पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया, कोई खरीद लो। लेट्स से आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपको पता है कि ये बैंकरप्ट हो गया, इसका बंदा सब, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको ऑक्शन करोगे। यूजुअली 11 से 20% के बीच में आपको कोई पे कर सकता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास 10 लाख रुपए, आपको लग रहा है कि भैया ये 10 करोड़ रुपए के क्रिप्टोज आपने खरीदे थे, बाय वैल्यू थी, उसका कोई 10% आपको दे देगा, एक करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे चलो ठीक है यार, कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है। लेकिन अब यहाँ पर कैच क्या रहेगा कि अगर बैंक्रप्सी क्लेम्स जब तक चल रहे हैं, कोर्ट में लड़ाई चल रही है, अगर जस्टिस मिल गई, तो जिस बंदे ने आपसे ये बैंक्रप्सी वाली चीज़ खरीदी है उसने कितने 1 करोड़ रुपए खरीदी है, अगर बैंक्रप्सी का सेटलमेंट हो गया तो उसको 9 करोड़ का फायदा होगा, आपको कोई फायदा नहीं। आपने अपने दिल में मान लिया कि भैया नुकसान है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिला तो सामने वाले का 1 करोड़ उसका नुकसान है। और काफ़ी सारे लोग ये बैंक्रप्सी क्लेम इसलिए ले लेते हैं बिकॉज यूएस में जो क्रिप्टो वाले स्कैम्स हुए 8-9 साल पहले, उसमें आज तक जस्टिस नहीं मिला, आज तक पैसा नहीं मिला है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि 8 से 9 साल में आज तक क्रिप्टो के केसेस में यूएस में जितना लीगल फीस जा चुका है वो $200 मिलियन केवल लॉयर्स के लीगल फीस में जा चुका है। टोटल $200 मिलियन लॉयर फीस में जाने के बाद भी लोगों की रिकवरी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों को लगता है जो मिले ठीक है, 10% लेके वो निकल जाते हैं। इससे सेम चीज़, इसी तरीके का बड़ा स्कैम स्टॉक मार्केट में बर्नी मैडॉफ ने किया था और लेमन ब्रदर क्राइसिस में हुआ था। और ये दोनों वीडियोस आप ज़रूर चेक कीजिएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।